सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और उसमें पिछले 2-3 वीडियो से अपन पढ़ रहे थे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, और उसमें भी अपन पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से बने कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। तो उसी क्रम में आज अपन पढ़ेंगे नाइट्रोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। देखिए, नाइट्रोजन है वह ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे ऑक्सो अम्ल बनाता है। ऑक्सो अम्लों का निर्माण करता है। ऑक्सो अम्ल होता क्या है ये एक बार देख लीजिए, क्योंकि फास्फोरस में भी अपन देखेंगे, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल भी देखेंगे, अपन सल्फर के ऑक्सो अम्ल भी देखेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल पढ़ ही रहे हैं। ऑक्सो अम्ल उन अम्लों को बोला जाता है जिनमें किसी तत्व, जैसे यहाँ नाइट्रोजन ले लेते हैं, किसी तत्व के परमाणु पर डबल बॉन्ड O के साथ साथ सिंगल बॉन्ड OH समूह भी जुड़ा हो। जैसे नाइट्रोजन पर डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है और इसी नाइट्रोजन पर OH जुड़ा हुआ है। अब इस OH में से ये बंध है, ये टूटेगा और इसमें से H+ आयन निष्कासित हो जाता है, इसलिए ये अम्लीय प्रकृति का होता है। तो जिस परमाणु पर डबल बॉन्ड O जुड़ा हो उसी परमाणु पर सिंगल बॉन्ड OH समूह अगर जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार के अम्लों को अपन क्या कहते हैं? ऑक्सो अम्ल कहते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल है वो नाइट्रोजन का एक ऑक्सो अम्ल है। नाइट्रोजन बहुत से प्रकार के ऑक्सो अम्ल बनाता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होते हैं। वो किसी भी विलयन में, जलीय विलयन में कभी उपस्थिति अपनी दर्शाते हैं, लेकिन उनका भंडारण नहीं किया जा सकता है, स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल है ये क्या है? नाइट्रोजन का स्थायी ऑक्सो अम्ल है। नाइट्रोजन का स्थायी ऑक्सो एसिड है। प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में इसका 68% विलयन काम में लिया जाता है। मतलब जो आप विलयन प्रयोगशाला में काम में लेते हैं उसमें प्रति 100 ml में 68 ml तो HNO3 होता है, बाकी 32 ml जल होता है। अगर आयतन प्रतिशतता की बात करें तो 68% HNO3 को अपन प्रयोगशाला में काम में लेते हैं। HNO3 है, उस HNO3 में नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में या विभिन्न कंपटीशंस में इस तरह के अणुओं में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था पूछी जाती है। तो HNO3 में नाइट्रोजन है, यह अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +5 दर्शाता है, और नाइट्रिक अम्ल एक स्थायी ऑक्सो अम्ल है। अब देखिए इसका निर्माण कैसे करें। तो निर्माण है उसमें मुख्यतः 2 विधियां अपन पढ़ेंगे। एक विधि है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में अपन जानते हैं किसी भी पदार्थ का निर्माण है वो अल्प मात्रा में या कम मात्रा में किया जाता है। तो प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल को बनाएंगे, सोडियम नाइट्रेट की अभिक्रिया H2SO4 से कराते हैं। यह है सोडियम नाइट्रेट, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होगा देखिएगा, HNO3 + NaHSO4 बनता है। यह है नाइट्रिक एसिड, और यह है सोडियम बाईसल्फेट।
देखिए यहाँ पर NO3 माइनस के रूप में है, ये यहाँ से H प्लस ले लेगा H2SO4 से, HNO3 बन गया, और यहाँ HSO4 माइनस बच गया, वो सोडियम प्लस के साथ जुड़कर सोडियम बाइसल्फेट बनाता है। सोडियम बाइसल्फेट का जो अणु है वो NaNO3 के दूसरे अणु से क्रिया कर लेता है, NaHSO4। तो देखिए क्या होगा, HNO3 बनेगा, नाइट्रिक एसिड, और साथ में बनता है सोडियम सल्फेट, Na2SO4, सोडियम सल्फेट। तो ये है आपकी प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड, जिसमें सोडियम नाइट्रेट की क्रिया H2SO4 से कराने पर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। लेकिन अगर मान लो आपको H2SO4 वृहत मात्रा में चाहिए, तो वृहत मात्रा मतलब औद्योगिक स्तर पे चाहिए, तो इसमें आप दूसरी विधि काम में लेंगे जिसे अपन कहेंगे इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड या औद्योगिक विधि, और औद्योगिक विधि में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है ओस्टवाल्ड विधि, ओस्टवाल्ड मेथड। H2SO4 के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे करते हैं, अमोनिया से HNO3 का निर्माण किया जाता है। अपन ने जब पिछले वीडियोस में अमोनिया के उपयोग पढ़े थे तो उसमें भी देखा था कि अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, अमोनिया का ऑक्सीकरण करते हैं, प्लेटिनम रोडियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में तापमान रखा जाता है 500 केल्विन और दाब रखा जाता है 9 बार। ये कंडीशंस है, ये सॉरी ऑक्सीजन है, ओजोन नहीं है, ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड प्लस H2O का निर्माण होता है। इसको अपन संतुलित कर देते हैं, 4 4 ऑक्सीजन हो गए, और ये इधर 4 × 12 6 H2O, तो ऑक्सीजन हो गए 10 उधर, तो यहाँ 5। तो अमोनिया का जो ऑक्सीकरण करेंगे प्लेटिनम रोडियम की उपस्थिति में, ये उत्प्रेरक है, तापमान है 500 केल्विन और दाब है 9 बार। तो क्या बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होता है और बन जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब आगे देखिएगा, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है, NO2 प्लस H2O, तो बनता है HNO3। तो ये है 3, ये 3 प्लस NO, तो देखिए नाइट्रिक एसिड बना। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब अपन जल में घोलते हैं तो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है, और साथ में नाइट्रिक एसिड भी देखिए यहां मिल रहा है, नाइट्रिक एसिड नहीं नाइट्रिक ऑक्साइड यहां मिल रहा है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः चक्रित हो जाता है, मतलब वापस काम में आ जाएगा दूसरा पद, जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहां जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना ये पुनः चक्रित हो जाता है, पुनः चक्रित ये हो जाता है। तो देखिए यहां इस तरह से NO2 को जल में घोलेंगे तो नाइट्रिक एसिड बनेगा। इस नाइट्रिक एसिड को सांद्रित करके, ये जो यहां नाइट्रिक एसिड बना HNO3 को सांद्रित करके 68% HNO3 प्राप्त करते हैं।
जो प्रयोगशाला के लिए आवश्यक अभिक्रमक है 68% HNO3, उसको यहाँ से प्राप्त नाइट्रिक एसिड को सांद्रित करके प्राप्त कर लिया जाता है। अब देखिए, इसे सांद्र H2SO4 द्वारा निर्जलीकरण करके 98% HNO3 प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 68% में 32% तो जल ही है। उस जल को अगर हटाना है तो सांद्र H2SO4 में से इसको गुजारेंगे। सांद्र H2SO4 एक बहुत अच्छा निर्जली कारक है, तो इसमें जल को हटाएगा सांद्र H2SO4 और वहाँ से अपन 98% शुद्ध HNO3 प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है इसकी ओस्टवाल्ड विधि, जो एक औद्योगिक विधि है। बड़े पैमाने पर नाइट्रिक अम्ल इस तरह से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये दो मुख्यतः विधियां हैं जिनसे अपन नाइट्रिक अम्ल बना सकते हैं। अब देखिए, अपन देखेंगे नाइट्रिक अम्ल की संरचना और इसके भौतिक व रासायनिक गुण। अब देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ HNO3, नाइट्रिक अम्ल की संरचना। तो नाइट्रिक अम्ल की जो संरचना है उसको अपन यूं देखें कि ये ऑक्सो एसिड है, तो नाइट्रोजन के ऊपर OH है, साथ में डबल बॉन्ड O है। इस तरह की संरचना होगी। ऑक्सीजन चूंकि इसमें 3 है, तो 2 ऑक्सीजन तो देखिए इस तरह से जुड़े हुए हैं। एक ऑक्सीजन द्विबंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन OH के रूप में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। एक ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन के द्वारा उपसहसंयोजक बंध के द्वारा इस तरह से जुड़ा होता है। अब चूंकि उपसहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए हैं, इसलिए नाइट्रोजन पे प्लस और इस ऑक्सीजन पे माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहां देखिए, ये एकल बंध है, ये द्विबंध है, लेकिन इसमें अनुनाद पाया जाता है। अनुनाद में ये जो उपसहसंयोजक बंध है ये इधर भी हो सकता है और द्विबंध है वो इधर हो सकता है। तो इस पे प्लस और इस पे माइनस, और इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। तो ये है HNO3 की संरचना और इस तरह से उसमें अनुनाद पाया जाता है। इसको अगर अपन यूँ देखें कि नाइट्रोजन से जुड़े हुए जो NO2 वाले भाग के जो 2 ऑक्सीजन हैं, इन ऑक्सीजन में अनुनाद के कारण क्या होगा, देखिए पहले डबल बॉन्ड इधर है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड इधर है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो इन 2 बंधों में क्या होता है कि एकल और द्विबंध दोनों के गुण आ जाते हैं। तो इनकी बंध लंबाई है वो एकल बंध से तो कम और द्विबंध से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। देखिए, अपन इसमें इन दोनों संरचनाओं को सम्मिलित करते हुए अगर कोई संरचना बनाना चाहें तो इस तरह से बनेगी, HON, ये O और ये O, इस तरह की संरचना है। तो ये वाला जो बंध कोण है ये होता है 130 डिग्री, ये वाला जो बंध कोण है ये है 102 डिग्री। ठीक है, ये जो बंध लंबाई है यहाँ H और O के बीच में ये है 96 पिकोमीटर, 96 पिकोमीटर। इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बंध है इसकी लंबाई होती है 140.6 पिकोमीटर, और ये जो बंध है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी बंध लंबाई है 121 पिकोमीटर। यह भी देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य बंध है, उसकी बंध लंबाई 140.6 पिकोमीटर है, लेकिन यहाँ 121 क्यों हुई, क्योंकि इस बंध में द्विबंध के गुण आ जाते हैं। तो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि नाइट्रिक अम्ल की संरचना बनाइए। तो ये नाइट्रिक अम्ल की संरचना आप इस तरह से बंध कोण और बंध लंबाई को सम्मिलित करते हुए बना सकते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब अपन देखते हैं नाइट्रिक अम्ल के गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। देखिए, नाइट्रिक अम्ल के गुणधर्म, जिसमें अपन 2 प्रकार के गुणधर्म पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुणों में अपन देखते हैं रंग है, गंध है, जल में विलेयता है, हिमांक क्वथनांक है,
घनत्व है, इस तरह की चीज़ें अपन भौतिक गुणों में पढ़ते हैं। तो HNO3 है, उसके लिए देखिएगा यह रंगहीन होता है और सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, मतलब कोई रंग नहीं है इसका और अवस्था है द्रव। इसका जो हिमांक है वो होता है, हिमांक बोल दो चाहे गलनांक बोल दो एक ही बात है, 231.4 केल्विन, और जो क्वथनांक होता है वो है 355.6 केल्विन। तो ये इसके हिमांक और क्वथनांक है। प्रयोगशाला में जैसे अपन ने इसके निर्माण में भी देखा था कि 68% HNO3 को प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है। इसका जो विशिष्ट घनत्व है वह होता है 1.504 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो ये है इसका विशिष्ट घनत्व। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट भौतिक गुण हैं। अब बात करें अपन रासायनिक गुणों की, केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए HNO3 है, ये जलीय विलयन में प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। किस तरह से? अगर आप नाइट्रिक अम्ल को जल में मिला देते हैं तो इस HNO3 से एक H+ आयन है, वो जल में ऑक्सीजन पर उपस्थित इस लोन पेयर के साथ उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा H3O+, और HNO3 में से चूंकि एक H+ निकला तो उसमें पीछे जो बच जाएगा आयन वो है NO3-। इस आयन को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, और ये है नाइट्रेट आयन। अब चूंकि प्रति HNO3 के अणु से एक H+ निकलता है तो ये जो अम्ल है ये कैसा है? एक क्षारीय अम्ल है, क्योंकि इसमें प्रति अणु से एक ही हाइड्रोनियम आयन प्राप्त हो रहा है। तो HNO3 है, जल में प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है और जल के साथ क्रिया करके ये हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन देता है। तो ये इसका पहला रासायनिक गुण। और देखिएगा HNO3 है, सांद्र HNO3 है, वो प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। सांद्र HNO3, या फिर सांद्र नहीं बोलें, सिर्फ HNO3 बोलें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि तनु भी ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। ये अम्लों के साथ साथ ये धातुओं के साथ साथ जो अधातु हैं उनको भी ऑक्सीकृत कर देता है। धातुओं में गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये धातु ऐसी हैं जो HNO3 द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होती हैं। गोल्ड और प्लेटिनम नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होती हैं। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं कि गोल्ड और प्लेटिनम है, इनको नोबल मेटल्स कहा जाता है, उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। साथ ही कुछ धातुएं जैसे क्रोमियम है, एल्यूमिनियम है, ये HNO3 में नहीं घुलती हैं। क्यों नहीं घुलती हैं? कारण देखिए, क्योंकि इन पर ऑक्साइडों की परत जमा हो जाती है।
क्रोमियम और एल्यूमिनियम पर ऑक्साइडों की परत जमा हो जाने के कारण ये HNO3 में नहीं घुल पाती हैं। अब देखिए, जिन धातुओं का ऑक्सीकरण होता है HNO3 के द्वारा, उनसे उत्पाद क्या प्राप्त होंगे? तो उत्पाद की प्रकृति निर्भर करेगी ऑक्सीकृत होने वाले धातु की प्रकृति पर, HNO3 की सांद्रता पर, और अभिक्रिया किस तापमान पर संपन्न हो रही है उस तापमान पर। तो धातु की प्रकृति, HNO3 की सांद्रता और तापमान की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि धातु के HNO3 द्वारा ऑक्सीकरण से उत्पाद क्या बनेगा। कुछ उदाहरण ले लें अपन। कॉपर की ऑक्सीकरण अभिक्रिया में अपन नाइट्रिक अम्ल ले रहे हैं तनु, तो बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। और इसको अगर अपन संतुलित करें तो ये है 3, ये है 8, तो ये 3 बन गया, यहाँ पर ये 4 और ये 8, 18, 22, ठीक है। तो देखिए, कॉपर है, उसके तनु HNO3 के द्वारा अगर ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्यूप्रिक नाइट्रेट, H2O और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। लेकिन अगर कॉपर का ऑक्सीकरण सांद्र HNO3 के द्वारा कराया जाता है तो वही क्यूप्रिक नाइट्रेट बनेगा, H2O निकलेगा, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड की जगह बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे HNO3 के अणु काम में आते हैं 4, तो ये हो गया यहाँ पे 2 और ये हो गया 2, 3 दूनी ऑक्सीजन हो गए, 3 दूनी 6, 2 8, 8 4 12, ठीक है। तो ये अगर आप कॉपर का ऑक्सीकरण करवा रहे हैं सांद्र HNO3 के द्वारा तो सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और अगर कॉपर का ऑक्सीकरण करवा रहे हैं आप तनु HNO3 के द्वारा तो सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस तरह से HNO3 की सांद्रता बदल देने से उत्पाद बदल जाते हैं। अब देखें जिंक। जिंक का ऑक्सीकरण अगर आप कराएं तनु HNO3 के द्वारा तो बनेगा जिंक नाइट्रेट प्लस H2O प्लस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण होता है। नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे इसके अणु आ गए ये 10 और ये 4 और ये हो गया 5। अब N2O कितने हो जाएंगे देखिएगा, नाइट्रोजन हो गए यहाँ पे 8 और यहाँ नाइट्रोजन है 10, ठीक है, हो गया। ऑक्सीजन भी संतुलित हो गए, 3 दूनी 6, 6 चौको 24 और 23 और एक ये हो गए 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24 और 5 29 और 1 30, ठीक है। तो जिंक है ये तनु HNO3 के द्वारा ऑक्सीकरण से सह उत्पाद के रूप में क्या दे रहा है नाइट्रस ऑक्साइड। और अगर जिंक का ऑक्सीकरण आप सांद्र HNO3 के द्वारा कराते हैं तो बनेगा जिंक नाइट्रेट प्लस H2O प्लस NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और इसमें 4HNO3 इधर, 2H2O और 2NO2 इस तरह से ये बनते हैं। तो देखिए HNO3 की सांद्रता बदल देने से सह उत्पाद के रूप में जो प्राप्त हो रहे हैं वो बदल जाते हैं। तो अपन ने देखा कि जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं वो किसकी प्रकृति पर निर्भर कर रहे हैं, धातु की प्रकृति पर, साथ में आपने जो HNO3 लिया है उसकी सांद्रता पर निर्भर करते हैं। अब अपन कुछ ऑक्सीकरण के उदाहरण लेंगे अधातुओं के लिए। तो अधातुओं का ऑक्सीकरण भी
अधातुओं की प्रकृति पर निर्भर करेगा। देखिए कैसे। अधातुओं का ऑक्सीकरण अगर आप पढ़ लें, केमिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं, अधातुओं का ऑक्सीकरण जैसे कार्बन का ऑक्सीकरण करवा रहे हैं HNO3 के साथ, तो बनेगा CO2 H2O प्लस NO2। कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो ये है यहाँ पे 4, ये भी 4, और जल के अणु हो गए 2। ठीक है, तो कार्बन है, उसके साथ HNO3 की अभिक्रिया कराएंगे तो प्रति कार्बन के परमाणु के साथ 4 अणु HNO3 के लगेंगे और उसके ऑक्सीकरण से CO2 H2O और NO2 का निर्माण होता है। सल्फर का ऑक्सीकरण अगर करवाते हैं तो उससे बनता है H2SO4 ऑक्सीकरण से। देखिए सबसे क्या बनेगा, चाहे कोई भी अधातु ले लो, उसके सापेक्ष अम्ल का निर्माण होता है। कार्बन के सापेक्ष अम्ल हो गया CO2, सल्फर से सापेक्ष अम्ल हो गया H2SO4 और साथ में H2O और NO2 निष्कासित होते हैं और इसमें ये अणु लगेंगे 48 और H2SO4 के अणु बन गए 8, ये हो गया 48 और H2O कितने बच गए। देखिए यहाँ हाइड्रोजन है 48 में से हाइड्रोजन यहाँ आ गए 16, तो हाइड्रोजन बच गए 32 मतलब ये 16 H2O। ठीक है, तो ये संतुलित अभिक्रिया हो गई। तो सल्फर 8 के साथ में इस तरह से ये अभिक्रिया होती है। और देखिए अगर अपन देखें जैसे P4 फास्फोरस है, उसका ऑक्सीकरण कराएं HNO3 के द्वारा तो बनेगा H3PO4 प्लस H2O प्लस NO2 और फास्फोरस चूंकि यहाँ पर 4 है तो ये हो गया 4, यहाँ HNO3 के अणु लगेंगे 20, तो ये हो गया 20 और अब H2O देख लेते हैं। H2O यहाँ आ गए 20 H2O हैं जिसमें से 12 ये रहे और बच गए 8, मतलब 4 H2O यहाँ से निकलेंगे। तो फास्फोरिक एसिड है वो बनता है फास्फोरस के ऑक्सीकरण से। आयोडीन की अगर अपन बात करें तो आयोडीन है, उसके ऑक्सीकरण से बनता है HiO3 हाइड्रो आयोडिक एसिड। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रो आयोडिक एसिड, और साथ में वही H2O प्लस NO2। इसके साथ यहाँ 10 अणु काम में आते हैं। I2 2 आयोडीन है तो यहाँ 2, क्योंकि HiO3 में आयोडीन 2 करनी है। 10 HNO3 नाइट्रोजन 10 है तो ये हो गया 10। अब हाइड्रोजन देखें, 10 हाइड्रोजन है जिसमें से 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, 8 हाइड्रोजन बच गए, मतलब 4 H2O। तो इस तरह से अधातु हैं, इन अधातुओं के ऑक्सीकरण से भी उनके सापेक्ष अम्लों का निर्माण होता है। ठीक है, तो अधातुओं का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और धातुओं का ऑक्सीकरण भी HNO3 के द्वारा हो रहा है। तो ये प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट गुण देखिएगा। नेक्स्ट रासायनिक गुण में अपन एक ऐसा इंपॉर्टेंट गुण पढ़ेंगे जो आपके थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है ब्राउन रिंग टेस्ट, भूरी वलय परीक्षण। भूरी वलय परीक्षण, ब्राउन रिंग टेस्ट, और ये टेस्ट होता है नाइट्रेट आयन की पहचान करने में। नाइट्रेट आयन की पहचान की जाती है अगर आपको कोई यौगिक दिया हुआ है उसमें नाइट्रेट आयन है कि नहीं है, उसकी पहचान इस परीक्षण या इस टेस्ट के द्वारा करते हैं। करते कैसे हैं देखिएगा। जैसे ये कोई परख नली है, टेस्ट ट्यूब, और इसमें आपने ये कोई विलयन लिया हुआ है जिसमें क्या है, नाइट्रेट आयन युक्त लवण है कोई।
नाइट्रेट आयन युक्त लवण है। इस नाइट्रेट आयन युक्त लवण में आपने डाला ताजा बना फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट आपने डाला, इस विलीन में डाल दिया। इस फेरस सल्फेट के डालने के बाद इसकी दीवार के सहारे इस तरह से, ये मैं यहाँ पे ये ड्रॉपर है और इस ड्रॉपर की सहायता से देखिए दीवार के सारे ये बूंद बूंद करके यहाँ पे डाला जाता है सांद्र H2SO4। तो उससे क्या होगा, यहाँ देखिए H2SO4 यहाँ ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। जहाँ पर H2SO4 और ताज़ा बना FeSO4 युक्त नाइट्रेट आयन का जो लवण है उसमें यहाँ पर जो संधि है, यहाँ पर देखिए जहाँ पे ये मिलते हैं उस पर एक वलय बन जाती है भूरे रंग की, भूरी वलय बन जाती है। अगर इस भूरी वलय का निर्माण हो रहा है तो अपन कहेंगे कि इस लवण में नाइट्रेट आयन उपस्थित है, और भूरी वलय का निर्माण अगर नहीं होता है तो अपन कहेंगे नाइट्रेट आयन उपस्थित नहीं है। इस पूरे परीक्षण में होता क्या है कि जो Fe2+ आयन है उसका ऑक्सीकरण होता है Fe3+ आयन में। करता कौन है? नाइट्रेट आयन करता है H2SO4 की उपस्थिति में। तो इसकी देखिए अगर रासायनिक अभिक्रिया देखें तो NO3- नाइट्रेट आयन है, Fe2+ फेरस आयन का ऑक्सीकरण करेगा किसकी उपस्थिति में? H2SO4 से प्राप्त H+ आयनों की उपस्थिति में बनेगा। Fe2+ से बन गया Fe3+, H+ है वो 2H2O बना लेते हैं और साथ में बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अब इसको संतुलित करें, देखिएगा ये हो गया 4, और अगर आवेशों को संतुलित करें तो ये 3 और ये 3। तो देखिए ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। ठीक है, तो देखिए नाइट्रेट आयन है वो फेरस को फेरिक में परिवर्तित कर रहा है। ये है फेरिक आयन H+ आयन की उपस्थिति में। अब क्या होगा, विलयन में उपस्थित Fe2+ आयन जल के 5 अणु नाइट्रिक ऑक्साइड के 1 अणु के साथ संकुल का निर्माण करता है FeS2O5 NO और ऊपर आ गया 2+। इस आयन का नाम क्या है? पेंटा एक्वो नाइट्रोसिल आयरन सेकेंड आयन, ये नाम हो गया। और इसी संकुल के कारण भूरी वलय का निर्माण होता है, ब्राउन रिंग का निर्माण होता है। तो बहुत बार नीट में, IIT में और RPSC एग्जाम में भी ये पूछा गया है कि नाइट्रेट आयन के परीक्षण के दौरान जो भूरी वलय बनती है वो किस यौगिक के कारण बनती है। तो उसका आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। 4 ऑप्शन में आपको छांटना होता है कि कौन सा सही है, तो उसका उत्तर ये आएगा। ये देख लें आप। तो ये भूरी वलय परीक्षण बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कॉम्पिटिशन्स में बहुत बार पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षण है ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपन फास्फोरस शुरू करेंगे, क्योंकि इस वीडियो तक नाइट्रोजन है वो कंप्लीट हो गया। तो हाथ धोते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।